इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 3rd चैप्टर है फर्स्ट ईयर का ना, इंजाइम। इंजाइम होते क्या हैं? क्या होते हैं इंजाइम? इंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। इंजाइम क्या होगी? बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। क्या सारे की सारे इंजाइम प्रोटीन से मिलके बने होंगे? नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने बात किया ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, मैंने सब एंजाइम्स की बात नहीं की। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन वो कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन के नहीं होते? एग्जाम्पल है बच्चे, ये आरएनए एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? आरएनए एंजाइम्स होते हैं, जिसे राइबोजाइम, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस, ये एंजाइम के नाम है। हाँ जी, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। सबके सब एंजाइम प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे, तकरीबन मोस्टली प्रोटीन नेचर होंगे, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे, जैसे राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। अगर मैं बात करूँ, मैंने बात की प्रोटीन इन नेचर्स। प्रोटीन इन नेचर कैसे होंगे? हमने पढ़ा था ये प्रोटीन का स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, जिसको हम क्या नाम देते थे? प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो वो अल्फा हेलिक्स होगा या फिर वो बीटा प्लेटेड होगा। ये इस तरह से, ये हमने देखा था। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये चेंज हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा ना, ये ग्लोबुलर होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, या आप इसको 3D भी कह सकते हो, 3D भी कह सकते हो। अब होता क्या, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ये खुद को ही अपने ऊपर फोल्ड कर लेता है, ये खुद को ही अपने ऊपर फोल्ड करके टर्शरी स्ट्रक्चर बना देता है। जो एंजाइम होंगे ना तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के होंगे, तो वो कौन से स्ट्रक्चर से होंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर से होंगे, जितने भी एंजाइम होंगे। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होगा तो टर्शरी स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। तो अब ये किस तरह से खुद को फोल्ड कर लेता है? फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से कोई इसकी पॉकेट्स होती है, डिफरेंट पॉकेट्स ना एंजाइम की। इस तरह से आपने ऊपर इस तरह से हेलिक्स बना दिया, फिर फोल्ड कर दिया, प्लेटेड आ गया, फिर ये पॉकेट बना दी, फिर हेलिक्स आ गया, फिर ये फोल्ड कर दिया। 3D स्ट्रक्चर होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी और अंदर से क्या होगी? हालो होगी। खुद ही उसने खुद को अपने ऊपर फोल्ड करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिया। तो एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन इन नेचर होंगे। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होंगे। एग्जाम्पल दिए हुए कौन से एंजाइम प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे? एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? मैं आगे चलूँ? चले अब एंजाइम के डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एंजाइम कहते हैं किसे। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल प्रोटीन है। काम क्या है? विच स्पीड अप
ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। क्या है एंजाइम्स? बायोलॉजिकल प्रोटीन है या आप ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोल सकते हो। काम क्या है? काम इनका क्या है? विच स्पीड अप, किसको स्पीड अप करेंगे? ये केमिकल रिएक्शंस को। इसका क्या मतलब? विदाउट बीइंग यूज अप, खुद इस्तेमाल नहीं होंगे, उस केमिकल रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लगा लो, चलो एग्जांपल थोड़ी फनी सी दे देता हूँ। जैसे आपके घर में मेहमान आए हो, अबू भेजे जाओ शॉप से ले आओ कोई चीज़, कोल्ड ड्रिंक, नीमको वगैरह, बिस्किट वगैरह ले आओ। आप जो गेस्ट आए हो उनको बड़ी जल्दी है, लेकिन आप जा रहे हो बड़े आराम आराम से। आप शॉप पे गए, आपने वो चीज़ ले ली, आप ऐसे टहलते कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कोई होश नहीं है आपको। क्या हुआ कि उस दुकान वालों का एक कुत्ता पीछे लग गया आपके। अब जहाँ पे आपने घर में पहुँचना था 10 मिनट में, वहाँ पे आप 2 मिनट में घर पहुँच के खड़े होते हो। क्या किया? जस्ट उसने आपकी स्पीड बढ़ा दिया, खुद इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ आई ये बात की? खुद ये इस्तेमाल नहीं होंगे, जस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। अब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करेंगे ये एंजाइम्स? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, कैसे करेंगे? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। कौन सी एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी को। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेगी। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपको पता है जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो 2 फॉर्म्स में होते हैं। या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या फ़र्क है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है ए, या कोई भी सब्सटेंस है जिसको हमने प्रोडक्ट में चेंज करना हो। किस में चेंज करना है? प्रोडक्ट में चेंज करना है। एक्सोथर्मल, मैं जस्ट आपको नंबर्स में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है 20, इसकी एनर्जी है 20। इसने क्या किया? एक प्रोडक्ट बनाई है ए ने B+C। इन दोनों प्रोडक्ट की जो एनर्जी हम मिला लें तो इनकी एनर्जी बनती है 10। इसकी 20 है और उसकी कितनी बनी है? 10। बीच में से कितनी एनर्जी निकल गई है? 10 पॉइंट्स निकल गए। तो रिएक्शन कौन सा हुआ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट रिलीज होगी रिएक्शन के दौरान। और होता भी ऐसे है, जो सबस्ट्रेट्स की एनर्जी होती है ना, बात का सबस्ट्रेट्स की, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना, जो सबस्ट्रेट की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ हीट या कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है और प्रोडक्ट बनता है, उसकी एनर्जी कम होती है। उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ आइए? क्लियर हुई है बात? फिर उसके बाद आ जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक आप उल्ट कर दो, यहाँ पे आप लिख दो 10 और यहाँ पे लिख दो 20। अब आपको बाहर से कुछ हीट देनी पड़ेगी इसको। बाहर से हीट दोगे इसको तो फिर प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इन रिएक्शन को क्या नाम दे देंगे? एंडोथर्मिक। वो रिएक्शंस जिनको स्टार्ट होने के लिए हीट रिक्वायर्ड हो या एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। या वो रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो और उससे क्या एनर्जी रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। बात क्लियर हुई? चलें, अब देखें मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ये बच्चे ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है।
यहाँ पे आप शो कर दो एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे आप शो कर दो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो ये एनर्जी है ये किसकी है, प्रोडक्ट की। यहाँ पे जो बनेगी पी प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। मैंने क्या कहा था, जो सबस्ट्रेट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हम उसे यहाँ शो कर देते हैं। ये किसकी एनर्जी है, सबस्ट्रेट की। ये किस चीज़ की एनर्जी, सबस्ट्रेट की। ये मैं ग्राफ आगे ले जाता हूँ इसको। ये सबस्ट्रेट की है और ये जो प्रोडक्ट की है। तो रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, उसने एनर्जी रिलीज़ करनी है तो प्रोडक्ट बनाना है। अब बच्चे ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाएगा कि ठीक है जी सीधा रिएक्शन इधर से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता। रिएक्शन ऐसे नहीं होता। तो होता क्या है, अब ये जो सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है ना, ये जो सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है ना, सबसे पहले ये एनर्जी गेन करेगा। सबसे पहले ये एनर्जी गेन करेगा। फॉर एग्जांपल इस सबस्ट्रेट ने सबसे पहले क्या किया, ये एनर्जी गेन की, ये ऐसे एनर्जी गेन कर देगा। समझ आइए बात की। ये एनर्जी तो उसकी पहले ही ज़्यादा है उससे प्रोडक्ट से, लेकिन फिर भी वो एनर्जी गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है, ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट करे। ये जो ये वाली एनर्जी बचे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली है ना, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली है, इस एनर्जी को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, क्या करते हैं एंजाइम, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन तेज़ हो जाता है। तो बच्चे जब एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन तो खुद ही तेज़ हो जाएगा ना। अब देखो, अब जो इस सबस्ट्रेट है ना, इसकी डिफरेंट स्टेट होगी। ये एनर्जी गेन करता जा रहा है, इधर आ गया, 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 डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है ना, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है ना। इन स्टेट्स को हम नाम दे देंगे ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे देंगे। अब एंजाइम आएगा, एंजाइम आके इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको कम कर देगा। ये फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अब इतनी है, फिर ऐसे प्रोडक्ट में चेंज। समझ आइए बात की। उसने क्या किया, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, जिससे वो फ़ौरन ही प्रोडक्ट में चेंज हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलें आपको एक क्या, हाँ मैं आपको आप एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है जिसने आगे इसके साथ बाइंडिंग करनी है। ये इसका बाहर मूल निकाल दो, ये कोई इस तरह से सबस्ट्रेट है, ये चीज़ आके यहाँ पे अटैच होगी। अब ये एंजाइम और एक्टिव साइट ना आपस में टक्करें मारती रहेगी एक दूसरे को ना, मतलब कभी ये इधर इस साइड आके टक्कर मार दे, कभी इस साइड आके, कभी इस साइड आके, कभी इस साइड आके। जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी ये एक दूसरे के साथ इस तरह से टक्करें मारती रहेगी दूसरे को, हाँ टकराव करते रहेंगे जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, आके पकड़ के एक्टिव साइट को इधर ही मूव कर देगा। भाई टक्कर ना मार, जो तेरी इधर एनर्जी वेस्ट हो रही है ना टक्करें मारने में, वो ना मार, जैसा तो सीधा जाके बॉन्ड बना और प्रोडक्ट में चेंज हो। अब बात समझ आइए। अब इसने कभी इधर आके इसके साथ वो करना है, कभी इधर आके अटैच होना, कभी इधर आके अटैच होना, लेकिन वो जो उसकी एक्टिव साइट है वो तो सामने आ ही नहीं रही। इस तरह एंजाइम को टाइम भी लगेगा और उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी इन दोनों की। अब एंजाइम क्या करेगा, जस्ट उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक्टिव साइट जाके उसके सामने आ जाएगी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई है। चलें बात करता हूँ मैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की। ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। एग्जांपल दे रहा हूँ, आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे ही फ्रीली फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? नहीं होती ना।
वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में होती है, किसी के साथ बॉन्डिंग करती है, थोड़ी बहुत होती है फ्री फॉर्म में भी, लेकिन मोस्टली फ्री स्टेट में नहीं होती। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, आर बेसिस क्या करते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं, इनको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या बन जाएगा, H2CO3, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। अब देखो इधर एक एंजाइम काम कर रहा है, उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम देते हैं, उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम नहीं है, एब्सेंट है, अगर ये एंजाइम नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिल के H2CO3 में कन्वर्ट होते हुए 200 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हुए 1 घंटा लग जाएगा। समझ आइए बात की, कितना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे देते हैं तो फिर क्या होगा, CO2 प्लस H2O क्या होगा, H2CO3 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। क्लियर हुई है बात क्लियर हुई यहाँ पे कि उसने कितनी एक्टिवेशन क्या कर रहा है, बेसिकली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते जा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जा रही है और इस तरह से प्रोडक्ट बनती जा रही है। अब आप जो फूड खाते हो ना, आप जो मील होता है आपका, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपको क्या लगता है, आपके अगर एंजाइम ना हो, आपकी बक्कल कैविटी में एंजाइम ना हो, आपके स्टमक में एंजाइम ना हो, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम ना हो, तो इस फूड को जो आपने ब्रेकफास्ट किया है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए कितना टाइम लगेगा, विदाउट एंजाइम 1 ईयर, और विद एंजाइम 4 to 5 आवर्स। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बात? तो आप पता चला एंजाइम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंजाइम की। यहाँ तक क्लियर हुई, आगे चले। तो अगर सारे हाँ, हम बड़े लेज़ी से हम फिर रहे होते हैं, ऐसे है ना, चल फिर भी ना सकते। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ऑल दी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, बेशक वो सेल्स के अंदर हो रहे हैं, बेशक सेल के बाहर हो रहे हैं, बेशक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जहाँ मर्जी हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंजाइम। बेशक वो उसको कैटाबोलाइज कर रहे हैं, बेशक वो उसकी एनाबोलिज्म कर रहे हैं, बेशक वो उसको तोड़ रहे हैं, बेशक उसको मिला रहे हैं, तो क्या चीज़, एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ना, एंजाइम खुद क्या है, प्रोटीन है, उनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, उनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। हम उनको क्या नाम दे देते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, क्या नाम दे देंगे उसको, कोफैक्टर्स। अच्छा बच्चे, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चे, मैं इसकी भी रीज़न आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या, ये सारी चैप्टर में पढ़ना है, किसने कहा है, ये सारी आपने क्या है, ये पहला स्टार्ट है, ये हम अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर तक। बच्चे मिला है पानी, अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये फॉर एग्जांपल उसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की,
ये उसकी एक्टिव साइट है। एंजाइम की एक साइट होगी उसे हम एक्टिव साइट का नाम दे देंगे, एक साइट होगी हम उसे कैटालिटिक साइट का नाम दे देंगे। चलो मैं थोड़ा सा उसी हिसाब से उसकी एक्टिव साइट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से बना देता हूँ, ये मैं उसकी कैटालिटिक साइट बना देता हूँ इस तरह से। अब जो सबस्ट्रेट है ना वो भी कुछ इस तरह से है। ये कैसे मैं बताता हूँ, ये वाला इधर आ जाएगा इस तरह से, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बाइंड किया ना एक्टिव साइट ने, इसको बाइंड किया, इसको बाइंड किया, तो इस साइड को हम नाम दे देंगे बाइंडिंग साइट। क्या नाम दे देंगे? बाइंडिंग साइट। और इस साइड को हम नाम दे देंगे कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट कौन सी साइट होता है? वो साइट होता है जिसको ब्रेक करना होता है। बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे और ये क्या सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। बात समझ आई? एक साइड कौन सी है? बाइंडिंग साइट है, और एक साइड कौन सी है? कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट वो साइट होगी जहां पे एंजाइम ने एक्ट करना होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना होता है। ये रिएक्शन बेसिकली 4 स्टेप्स में होगा। 4 स्टेप्स में कैसे? सबसे पहले तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आ जाएगा, रेलिवेंट एंजाइम, जिस तरह का एंजाइम होगा उसी तरह का सबस्ट्रेट आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगर ये आके अटैच हो गया तो क्या बन गया अगली साइड पे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या किया? एंजाइम ने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट में जो चेंज करना था कर दिया, अभी भी अटैच है, इस वजह से हमने क्या नाम दिया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। नंबर 4 में एंजाइम इनको रिलीज कर देगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। समझ आई ये बात की? पहले में एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आ गया, फिर उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसने उसको प्रोडक्ट में चेंज किया, लेकिन अभी तक उसको खुद से अलग नहीं किया, तो उसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कह देंगे। फिर अलग कर दिया तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अलग कर दिया तो ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? एंजाइम। क्या एंजाइम खुद यूज़ हुआ इसमें? नहीं यूज़ हुआ। हमने भी बात यह की है कि एंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं होता किसी भी रिएक्शन में। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ना कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। अब खुद एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। हम उनको क्या नाम दे देते हैं? कोफैक्टर। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट्स चाहिए होंगे उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? कोफैक्टर। अगर वो कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड होगा, अगर कोफैक्टर, इफ कोफैक्टर विल बी टाइटली बॉन्ड, अगर ये टाइटली बॉन्ड होगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देंगे। एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके जो मेटल आयन होंगे ये सारे के सारे, सोडियम पोटाशियम वगैरह। ये टाइटली बॉन्ड हो गया तो कोफैक्टर, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर यही कोफैक्टर लूजली बॉन्ड होगा, इफ कोफैक्टर विल बी, डबल ओ आएगा ना? यस सर। लूजली बॉन्ड, देन हम उसे क्या नाम दे देंगे? कोएंजाइम का। क्या नाम दे देंगे? कोएंजाइम का नाम दे देंगे। एग्जाम्पल्स में बचे विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स। ये सारे के सारे क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स है। अगर कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, एग्जाम्पल है मेटल आयंस,
अगर कोफैक्टर लूजली बॉन्ड्स है, किसके साथ कोफैक्टर? एंजाइम के साथ, तो हम उसको एग्जाम्पल नाम दे देंगे कोएंजाइम। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स आपने याद करनी। आपको क्या लगता है जो कोफैक्टर होगा वो एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होगा? हाँ बताओ। एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा, कहीं और अटैच नहीं हो सकता? हो सकता है। जो कोफैक्टर होगा वो एक्टिव साइट के साथ भी अटैच हो सकता है, एक्टिव साइट के अलावा भी किसी और साइट पे अटैच हो सकता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कोफैक्टर को अपने एक्टिव साइट के साथ अटैच करवाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कहीं और अटैच करवाते हैं कोफैक्टर्स को। अगर एंजाइम्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई है? रेज कर दूँ इसको। If cofactor will attach other than active site to activate enzyme, किस लिए? एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, is called एलोस्टेरिक साइट। क्या नाम दे देंगे? एलोस्टेरिक साइट का नाम। समझ आइए बात की? ये बच्चे ऐसे होता है, एक और पॉकेट एंजाइम इधर बना लेता है इस तरह से। ये पॉकेट किस लिए होती है? कोफैक्टर के लिए, अदर देन एक्टिव साइट। और कोफैक्टर भी इसी शेप का होता है, इसी शेप का ऐसे होता है। हाँ, इसी शेप का होता है। जब ये कोफैक्टर आके इसके साथ अटैच होगा तो फिर जाके एंजाइम एक्टिव होगा, तो फिर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। समझ आइए अब बात की? कुछ कोफैक्टर एक्टिव साइट के एक्टिव साइट पे ही अटैच होंगे, लेकिन कुछ कोफैक्टर ऐसे होंगे जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे अटैच होंगे। हम उनको ना क्या नाम दे देंगे? एलोस्टेरिक साइट्स का नाम दे देंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद आ जाता है एक्टिवेटर और इनहिबिटर। एक्टिवेटर और इनहिबिटर। एक्टिवेटर्स कौन से होते हैं और इनहिबिटर कौन से होते हैं? जब कोफैक्टर जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? एंजाइम के साथ, और उसको जाके क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? एक्टिवेटर का नाम दे देंगे। हाँ जी, क्लियर हुई? जब कोफैक्टर जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? एंजाइम के साथ, और उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? एक्टिवेटर का नाम दे देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे जो ना कोफैक्टर से मिलती हैं, कोफैक्टर की तरह की होती है। अब एंजाइम को पता नहीं होता ये कोफैक्टर है या नहीं है, वो क्या करता है? उनको खुद के साथ ना बॉन्डिंग करने देता है, खुद के साथ क्या करने देता है? बॉन्डिंग करने देता था। और वो क्या करता है? एंजाइम की ऐसी की तैसी फेर कर रख देती है। जैसे जितने भी पॉइजन होते हैं, वो कहते हैं जहर खा के मर गया, क्या करता है? जाके एंजाइम को तो डैमेज करता है वो जाके बिनो। जब एंजाइम ही काम नहीं करेंगे क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। अब क्या होता है कि जो इनहिबिटर होते हैं ना, इनहिबिटर होते हैं वो कोफैक्टर से मिलते जुलते होते हैं। वो एंजाइम के पास जाते हैं, एंजाइम कोफैक्टर समझ के उनको बाइंडिंग करने देता है। जो बाइंडिंग करने दे देता है तो वो जाके परमानेंटली ब्लॉक ही कर देते हैं, उसको एक्टिवेट होने नहीं देते उस एंजाइम को। जब उस एंजाइम को एक्टिवेट होने नहीं देंगे, क्या एंजाइम वर्क करेगा? तो एंजाइम वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो उस बंदे की अल्टीमेटली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हाँ, क्लियर हुई है बात की? ये एक्टिवेटर क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं एपो एंजाइम और होलो एंजाइम की। एपो एंजाइम होता है नॉन फंक्शनल एंजाइम। कौन सा होता है? नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम कैसे होगा? जब हम कोफैक्टर को अलग कर देंगे, कोफैक्टर को एंजाइम से अलग कर देंगे, एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा जब कोफैक्टर, तो वो एंजाइम क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। बात समझ आई है? यस, बात नहीं कर पाएगा। अब जब कोफैक्टर जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? एंजाइम के साथ, तो वो एंजाइम क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा।
एपो एंजाइम का क्या मतलब होगा? नॉन फंक्शनल। होलो एंजाइम का क्या मतलब होगा? फंक्शनल। नॉन फंक्शनल कब होगा? जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा तो नॉन फंक्शनल है। जब फंक्शनल कब हो जाएगा? जब कोफैक्टर जाके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? होलो एंजाइम और फंक्शनल एंजाइम। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है।